अरे भगवान से डरो, इतना सब कहते हुए थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने। लक्ष्मी ने अपनी भाभी पाकी से कहा, लेकिन पाकी कहाँ कुछ सुनने को तैयार थी। वो बोली, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे बोली बनकर ये आंसू किसी और को दिखाना। विशाल, तुम इनका बैग चेक कर लो, पक्का इसी में मेरा नेकलेस मिलेगा। दिमाग में ये सब कुछ ऐसे गूंज रहा था जैसे कहीं डीजे चल रहा हो। ये सारे शब्द दिमाग में इतनी उछल कूद कर रहे थे कि लक्ष्मी ने कानों पर हाथ रख लिया, मगर जो कुछ सामने था उससे भी नजर नहीं चुराई जा रही थी। उसे याद आने लगा कि 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। अतीत के गलियारे में पहुंच गई लक्ष्मी और उसे वो दिन याद आने लगे जब उसके भाई की शादी हुई थी। अरे लक्ष्मी, कब आएगी बेटा? इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा ये सब? मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते अब। लक्ष्मी की माँ तारा जी ने लक्ष्मी को फोन किया तो पीछे से दिवाकर जी बोले, अरे विशु को लेने भेज दो ना, भाई ही तो लेने जाता है, सास भी मना नहीं करेगी। लक्ष्मी बोली, मम्मी वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी है मुझ पर, चलो देखती हूँ। लक्ष्मी ने फोन काट दिया था। भाई की शादी की खुशी भी और अपने घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी, इस कारण सोचना पड़ रहा था। उसके पति हरेंद्र ने कहा, अरे लक्ष्मी, इकलौता भाई है, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। लक्ष्मी इसके बाद अगले दिन मायके चली गई। दिवाकर जी और तारा जी के ही 2 ही बच्चे थे। बेटा था विशाल और एक बेटी थी लक्ष्मी। विशाल लक्ष्मी से 5 साल छोटा था और छोटा होने के कारण वो सबका लाडला भी था। माता पिता को अपने इकलौते बेटे से बहुत उम्मीदें थी। दिवाकर जी की आंखों में बस एक ही सपना था कि विशाल बड़ा होकर उनका सपना साकार करेगा, उनका सहारा बनेगा। विशाल पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए उसे उच्च शिक्षा दिलवाई गई। वही लक्ष्मी ने भी मास्टर के बाद बीएड किया और सरकारी नौकरी पर लग गई। इसके बाद लक्ष्मी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे तो दिवाकर जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी शादी कर दी। 5 साल बाद विशाल भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था और अब उसके लिए भी अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। तारा जी कहती, ऐसी खूबसूरत बहू लाऊंगी विशाल के लिए कि हमारी बहू से अच्छी, सुशील और सुंदर बहू किसी की ना हो। उन दोनों ने बड़े ही सपने संजोए थे, लेकिन रिश्ते की बातें चलते देखकर एक दिन विशाल ने कहा कि पापा, मुझे एक लड़की पसंद है, आपको भी पसंद आई तो मैं शादी कर लूँगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। दिवाकर जी ने इस लड़की के बारे में सब पूछा तो पता चला कि उसका परिवार दिवाकर जी के परिवार से कई गुना अमीर है। तारा जी ने तुरंत मना कर दिया। दिवाकर जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तराजू में दोनों तरफ वजन बराबर हो तो ही सही है, वरना एक तरफ झुके रहने से टूट जाएगा। लेकिन पाखी और विशाल तो एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर चुके थे। पाखी एक जिद्दी लड़की थी और उसके पिता को उसकी हर एक बात माननी पड़ती थी। दोनों की जिद के कारण दोनों के माता पिता को ना चाहते हुए भी इस विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद कई महीने तो पाखी ने घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही निकाल दिए। तारा जी ने दिवाकर जी से कहा, अब तो कई महीने हो गए हैं शादी को, अब बहू को घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। उन्होंने ये बात जब विशाल से कही तो पाखी ने कहा, ओह एक्सक्यूज मी, यहाँ नौकर नहीं हूँ मैं। तुम लोग ये सोच रहे हो कि क्या मैं आऊँगी और दिन रात फ्री की मजदूरी करूँगी? दिन में तुम्हारे घर वाले के लिए खाना पकाऊंगी और रात को तुम्हारे घर वालों के पैर दबाऊंगी। मैं आज के दौर की लड़की हूँ, ये संस्कार और सुशील लड़की वाली बातें प्लीज़ मुझसे तो मत करना। और जब इतना पैसा लाई हूँ, एक नौकर क्यों नहीं लगा लेते? विशाल ने कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए यार, ऐसा कुछ नहीं है, इतना सीरियस मत हो तुम। सब तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते थे,
तो इसमें क्या बुराई है? नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब भूल जाओ। विशाल ने किसी तरह उसे शांत करवा दिया, लेकिन ये सब सास ससुर ने सुन लिया था। उसके बाद तो पाखी रोज ही सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती और शाम को आती, सहेलियों के साथ क्लब जाती और वहां से शराब पीकर घर लौटती। विशाल कुछ बोल नहीं रहा था, तो एक बार माँ के कहने पर उसने बड़े प्यार से उसे समझाया तो पाखी शांत तो हो गई, लेकिन उसने कुछ और शुरू कर दिया। वो सबको घर बुलाती और अब घर पर ही नाचना गाना और शराब की पार्टी करती। सास ससुर हैरान थे कि कोई बहू ऐसी कैसे कर सकती है। उसका ये रवैया बर्दाश्त के बाहर था। पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। तो एक दिन तारा जी ने पाखी से सीधे ही कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को ये सब करना शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनते ही कि पाखी ने घर में हाहाकार मचा दिया और कहा, इतनी बातें दहेज लेते वक्त भी नहीं की होती। मना तो नहीं किया था। इस घर में एक एक चीज मेरे घर से आई हुई है। आपके घर में क्या था? एक कबाड़ सा दिखने वाला सोफा, रसोई में पुराने टूटे फूटे 2-4 बर्तन। सासू माँ, आप भी थोड़ी पी लिया कीजिए, फिर ये सब बातें सोचना छोड़कर जिंदगी के मज़े आने लगेंगे। अरे आप और पापा रात को बैठा कीजिए मेरे साथ। ये बात सुनकर तो सास ससुर उसको फूटी आंखों से देखते रह गए। उनकी बहू उनसे पीने को किस तरह बेशर्मी से कह रही थी। ससुर ने गुस्से में कहा, बहू, तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। दहेज तुम अपनी मर्जी से लाई हो। पाखी ने कहा, ओ अच्छा, तो फिर लौटा दीजिए। और जब हद से ज़्यादा आपकी पत्नी ने मुझे कहा तो हद नज़र नहीं आई। तारा जी ने अपने पति का हाथ दबा दिया और दिवाकर जी बनबना कर रह गए। उन्होंने विशाल से कहा तो विशाल पाखी के गुस्से के कारण खामोश रह गया। पाखी ने विशाल से आते ही कहा था कि वो अपनी लाइफ में किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मजबूर होकर विशाल ने भी अपने माता पिता को समझा दिया कि वो पाखी से कुछ भी कहना छोड़ दे, वो खुद को नहीं बदलेगी। तारा जी ने भी कहा, घर की शांति ज़्यादा प्यारी है। बहू के ये रंग ढंग अब तारा जी की सेहत पर बुरा असर डालने लगे थे और वो काफ़ी बीमार रहने लगी। कभी कभी उनकी बेटी लक्ष्मी अपने पिता का दुख और अकेलापन बांटने को मिलने आ जाती थी, लेकिन पाखी को तो लक्ष्मी का आना अच्छा ही नहीं लगता था। लक्ष्मी समझती थी और कम ही आती थी। 2 वर्ष के बाद पाखी को बच्चा हुआ। दादा दादी चाहकर भी उसे सीने से ना लगा सकते थे। पाखी उन्हें हाथ ही नहीं लगाने देती थी। जब बेटा 3 वर्ष का हुआ तो उसके जन्मदिन पर एक बहुत शानदार पार्टी रखी गई। पाखी के मायके वाले तो 2 दिन पहले ही उसके घर पहुंच गए। विशाल ने फ़ोन करके लक्ष्मी को भी बुला लिया। वो अपनी बेटी के साथ आ गई। घर खुशी का माहौल था। घर में सब उत्साह में थे, मगर पाखी को लक्ष्मी का आना खल रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, ये भिखारन पता नहीं क्यों आ गई है, मुझे तो इसकी शक्ल ही पसंद नहीं। तो उसकी माँ ने कहा, अरे दामाद जी ने ही बुलाया होगा, उनसे पूछना। पाखी ने कहा, बाद में पूछूंगी, अभी तो मैं इसको बाहर निकालने का कोई तरीका निकाल रही हूँ। उसकी माँ ने कहा, इसमें सोचने जैसा क्या है? अपनी सोने की चैन उसके बैग में डाल दे और नाम लगा दे, खुद ही भाग जाएगी और कभी नहीं आएगी। पाखी ने कहा, मम्मी, यू आर जीनियस, इसका तो पता ही साफ हो जाएगा। लक्ष्मी ये तो जानती थी कि उसकी भाभी घुसेल है और उससे मतलब नहीं रखती, मगर ऐसा करेगी इसका कोई अंदेशा ही नहीं था। वो तो अपना पर्स बैग कमरे में रखकर दूसरे कामों में लगी थी। पार्टी के लोग जाना शुरू हो गए तो पाखी ने खेल शुरू कर दिया। अरे मेरा नेकलेस कहाँ गया? वो अपनी माँ के साथ इधर उधर नेकलेस ढूंढने का नाटक करने लगी। माँ बोली, बेटा सबसे पूछ ले, क्या पता किसी को मिली हो। पाखी ने दिखावे के लिए सबसे पूछा, फिर लक्ष्मी से भी कहा। लक्ष्मी ने कहा उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन पाखी इसके पीछे पड़ गई। अरे नज़र क्यों चुरा रही हो?
नजर मिलाकर कहो कि नहीं मिला तुम्हें। अरे भगवान से डरो, इतना सब कहते हुए थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने, लक्ष्मी ने अपनी भाभी पाखी से कहा। लेकिन पाखी कहाँ कुछ सुनने को तैयार थी। वो बोली, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे बोली बनकर ये आंसू किसी और को दिखाना। विशाल, तुम इनका बैग चेक कर लो, पक्का इसी में मेरा नेकलेस मिलेगा, लक्ष्मी ने कहा। पागल हो जो ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो, पाखी ने कहा। मुझे तो अब इस पर ही शक हो रहा है। विशाल, तलाशी क्यों नहीं लेते तुम, लक्ष्मी ने कहा। ये मेरी इज्जत की बात है जिसे तुम तलाशी लेकर उतारना चाहती हो, विशाल ने कहा। अरे दीदी, देख लेने दीजिए ना, इसको भी शांति पड़ जाएगी। लक्ष्मी चुप रह गई और पाखी उसका बैग चेक करने लगी। वो एक एक कपड़ा बाहर फेंकती जा रही थी। मेरी मजबूरी है, वरना इतने गंदे कपड़ों को मैं छूना भी पसंद नहीं करती। लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था। पाखी अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही कपड़ों में नेकलेस मिला तो विशाल दीदी को गुस्से में देखने लगा। पाखी ने तो कपड़ों के बीच नेकलेस देखकर घर में तूफान ही खड़ा कर दिया। देख रहे हो विशाल, ये तुम्हारी दीदी के बैग से निकला है। अरे ये तो कह रही थी कि तुम्हारा नेकलेस बहुत सुंदर है, लगता है इसीलिए चुरा लिया। अरे चाहिए था तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। विशाल भी दीदी को ही घूर रहा था और ये देखकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपने ही घर में अपमान हुआ और किसी ने साथ ही न दिया। जब दिवाकर जी ने कहना चाहा तो लक्ष्मी ने चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि पाखी उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी ने जल्दी अपना सामान बैग में वापस रख लिया और वापस जाने लगी, लेकिन जाते जाते कहकर गई कि भगवान सबका हिसाब करता है, तुम्हारा भी करेगा। इतना कहकर वो रोते हुए जैसे कसम खाकर निकली कि अब कभी यहाँ कदम नहीं रखेगी। तभी भागते हुए बच्चे लक्ष्मी से टकराए तो लक्ष्मी उन कड़वी यादों से बाहर आई। सामने खड़े अपने ही पिता को देखकर आंखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाथ में टॉफी बिस्कुट लिए स्कूल के बाहर खड़े थे। आते जाते बच्चे उनसे खरीद भी रहे थे। लक्ष्मी यहाँ अपने बच्चे का दाखिला करवाने आई थी और सामने अपने पिता को देखकर मन में आया, इस घर में मेरे को क्या ख्याल हो गया। कमाता हुआ बेटा होते हुए भी उन्हें इस तरह टॉफी बिस्कुट बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं। वो उन्हें खड़े हुए देखती रही और आंसू पूछती रही। जैसे ही स्कूल का गेट बंद हुआ तो वो सामान को थैले में डालकर जाने लगे। तभी लक्ष्मी उनके पास आई। अरे बाबूजी, आप यहाँ कैसे? दिवाकर जी बेटी को देखकर अपने आंसू ना रोक पाए मगर झूठ बोल दिया। अरे लक्ष्मी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो ऐसे ही घूमता हुआ आया था। लक्ष्मी अपने आंसू छिपाते हुए बोली। इस थैले में क्या है? दिवाकर जी ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। चलो घर चलो, पास में ही तो है, माँ से मिल लो। लक्ष्मी का चेहरा उतर गया और वो बोली, नहीं पापा, फिर कभी। दिवाकर जी ने कहा, अरे बेटा, तेरी भाभी और भैया तो बाहर गए हैं, तू चल घर, माँ को अच्छा लगेगा। ये सुनकर लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वो घर आ गई। घर कर बिस्तर पर पड़ी माँ से लिपट कर खूब रोई। फिर दिवाकर जी उसके खाने के लिए ढूंढने लगे तो उसने कहा, मैं बनाती हूँ कुछ। लेकिन घर में अन्न का एक दाना नहीं था, ना कोई सब्जी ना कुछ और। अब वो समझ गई कि क्यों उसके बाबूजी को कमाना पड़ रहा है। दिवाकर जी ने अपनी बेटी को थैले से बिस्किट निकाल कर दिए तो लक्ष्मी ने कहा, नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, क्योंकि उसे डर था कि ये बिस्कुट ही पापा का रोजगार है। वो उठकर बाहर गई और कुछ देर में वापस आ गई। उसके हाथ में खाने का बहुत सारा सामान था, दूध और ब्रेड, नमकीन, कॉफ़ी, सारी चीज़ें वो खरीद लाई थी। दिवाकर जी ने कहा, बेटा ये सब क्यों किया? मैं ले आता, उसने कहा। अरे पापा, इतने दिन बाद आई तो सोचा यही सब ले लूं। उसके बाद उसने पूछा कि वो लोग कब वापस आएंगे तो दिवाकर जी ने कहा कि अभी एक हफ्ता बाकी है।
लक्ष्मी को हैरानी थी कि उसका भाई ऐसे कैसे छूट गया था। बीमार माँ और पिता की ज़रूरत का कैसे ध्यान नहीं था उसको। वो चली तो गई, लेकिन हर रोज़ एक बार घर आती और कुछ ना कुछ लेकर ही आती। कभी हाथ में फल होते तो मेवे मिठाई। जब से वो आई थी, दिवाकर जी की चिंता खत्म हो रही थी। उन्हें वो दिन याद आया जब वो भूख से तड़प रहे थे, पत्नी को दवाई खिलानी थी और कुछ खाने को ही नहीं था। जब बेटे विशाल को फ़ोन किया तो उसने कहा, पापा अभी तो 2 हफ्ते और लगेंगे, मेरा काम नहीं हुआ है और पाखी भी अपने घर में रहना चाहती है। उन्होंने बताया भी कि जगह में कुछ खाने को नहीं है, लेकिन विशाल जाने कहाँ था कि उस तक कोई आवाज़ ही नहीं है। मगर दिवाकर जी को पीछे से पाखी की आवाज़ आ गई थी, ये तुम्हारे माँ बाप कितना खाते हैं विशाल, हम तो सब रहकर आए थे, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। उसके दिल ने कहा, बेटी से देखा ना गया। भले मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया। इधर बेटे को आकर भी मज़ा ना आया। इतने दिन से कोई खबर तक नहीं ली उसने। उसके पास तारा जी की दवाई के पैसे तक खत्म हो रहे थे। वो अब विशाल को फ़ोन नहीं करना चाहते थे। तारा जी के पास बैठे हुए वो इसी चिंता में थे कि क्या किया जाए। तभी लक्ष्मी आ गई और उसने कहा, बाबूजी इतनी चिंता क्यों है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, कुछ खास नहीं बेटी, बस तेरी माँ की दवाई खत्म हो गई है। विशाल का फ़ोन लग नहीं रहा है। लक्ष्मी ने तुरंत उनसे दवाई का पर्चा मांगा। वो देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी दे दिया। लक्ष्मी ने तुरंत जाकर दवाई लाकर दे दी। इस बार वो रो पड़े, बेटा तू नहीं होती तो हम दोनों मर जाते। वो तो ऐसे मुंह फेरकर चला गया। आज तक कुछ पूछने तक को उसका फ़ोन नहीं आया कि हम जी रहे हैं या मर गए। वो अपनी ज़िंदगी की मौज मस्ती में व्यस्त है। मैं दुकान से उधार लेकर बिस्कुट टॉफ़ी बेचने गया, क्योंकि माँ की दवाई और खाने का सामान लाना था। वो फफक कर रो रहे थे और लक्ष्मी उनके आंसू पोंछ रही थी। वो बोली कि मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा अब तो बर्तन धोना, खाना बनाने सारे काम करता हूँ, सब सीख लिया है मैंने। फिर अपने लिए 2 रोटियां बनाने में क्या हर्ज है। ये बात सुनते ही लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिता, जिन्हें कभी एक गिलास पानी लेने के लिए भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो आज माँ की सेवा और घर का एक एक काम खुद कर रहे हैं। अगली सुबह जब दिवाकर जी अपने और तारा जी के लिए नाश्ता बना रहे थे, तब उसी समय दरवाजे की बेल बजी। इतनी सुबह मुझसे मिलने तो कौन आएगा, सोचते हुए दिवाकर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने इतनी सुबह लक्ष्मी के साथ दामाद जी को भी साथ देकर हैरान रह गए। अरे बेटा क्या हुआ इतनी सुबह? लक्ष्मी ने कहा, मैंने सोचा आज अपने बाबूजी को अपने हाथ का खाना खिलाया जाए तो आ गई। अब हटिए, मैं आलू के परांठे बनाती हूँ। दिवाकर जी नम आंखों से बाहर आके बैठ गए और अपनी नातिन के साथ खेल में व्यस्त हो गए। बिस्तर पर लेटी तारा जी भी मुस्कुरा रही थी। कई घंटे बाद लक्ष्मी से जाते हुए दिवाकर जी ने कहा, हो सके तो आती रहना। तभी लक्ष्मी बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आ जाती। वह अपमान में आज तक नहीं भूल पाई हूँ, इसीलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी। तभी उनका दामाद बोला, पिताजी क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। बेटी दामाद का अपनापन देखकर दिवाकर जी के आंसू ना रोक सके और बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है, लेकिन तुम्हारी भाभी ने जमाने की है। वो बोला ये सब बातें कहाँ समझेगी। और अब तो बेटा भी उसके रंग में डल चुका है। अब अपने पति के साथ लक्ष्मी रोज घर आती और माता पिता को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती। घर में बेटी के आने से माहौल ही बदल गया था। खुशियां जाइए लौट ही आई थी।
अभी तक भी विशाल ने आने की खबर नहीं दी थी। एक दिन लक्ष्मी और उसके पति दिवाकर जी के यहाँ बैठे साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे। बेटी नानी के साथ बातें कर रही थी। तभी बेल बजी तो दिवाकर जी उठने लगे। लक्ष्मी ने कहा, पापा मैं देखकर आती हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने पाखी और विशाल हाथ में बैग्स और सूटकेस लिए खड़े थे। विशाल ने तो दीदी को नमस्ते कहा और अंदर आने लगा, लेकिन पाखी को उसे देखते ही त्योरियां चढ़ गई। ओह, वो सब भूल गई क्या जो फिर से चली आई? ओ हाँ, तुमने सोचा होगा कि कोई नहीं है तो अभी जाकर दावत मार लेती हूँ। मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका जोर से चिल्लाना सुनकर सब दरवाजे पर पहुंचे। पाखी फिर से अपनी ननद को अपमानित करने में लगी थी। विशाल जीजाजी को देख रहा था तो पाखी को घूर रहे थे। उसने कहा कि पाखी शांत हो जाओ, लेकिन पाखी ने कहा, अरे विशाल, तुम्हारे पापा का राशन इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि ये महारानी रोज आकर खा रही थी। अरे 2 लोग इतना कैसे खा गए? ये तो मुफ्त का खाती है तुम्हारी बहन। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया और एक लक्ष्मी को एक पैकेट देता हुआ बोला, मैडम जी आपका ऑर्डर, कल जो आपने कहा था वो भी दुकान में आ चुका है, कहिए तो दे आऊं? लक्ष्मी ने कहा, हाँ दे जाओ भैया। वो आदमी चला गया और सारे सामान का पैकेट लक्ष्मी ने अंदर रखकर कहा, पापा आप ये सब खा लेना और माँ को भी खिला देना, मैं जा रही हूँ। दिवाकर जी कुछ बोल ही ना पाए। आज फिर से उनकी बेटी का अपमान हो रहा था। तभी पाखी के फोन पर एक फोन आया। पाखी, तेरी भाभी के जेवर नहीं मिल रहे हैं, कब से इसने शोर मचा रखा है, तू कहाँ है बेटा? इसने तो पुलिस कंप्लेन भी कर दी है। पाखी ने कहा, मम्मी घर में ही होंगे, अच्छे से देख लो। लेकिन पाखी को माँ तो रो रो कर परेशान थी। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। आपका नाम ही पाखी है? पाखी ने सिर हिलाया और कहा, क्या बात है, आप हमारे साथ चलिए। हमें फोन करके मिसिस अरुणिमा ने चोरी की शिकायत की है। लक्ष्मी भी सब देख रही थी। पाखी ने कहा, लेकिन हम चोरी थोड़ी की है। लेकिन पुलिस नहीं मानी। विशाल और पाखी को साथ ले गई। 5 घंटे तक उन्हें सारे सामान के साथ बैठाकर रखा। पाखी की भाभी अरुणिमा के पापा डीआईजी थे और उन्होंने ही ऐसा करवाया था। कुछ घंटों बाद जब अरुणिमा अपने पापा की नीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर थाने में पहुंची तो सब सलाम ठोकने लगे। लक्ष्मी अपने पति के साथ वहीं थी। वो अपने भाई का साथ देने चली आई थी। अरुणिमा से आते ही इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम इनका सामान यही है, आप चेक करवा लीजिए। अरुणिमा ने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और वो पाखी का एक एक सामान खोलकर देखने लगी। पाखी की माँ ने पाखी को गिफ्ट में जेवर दिए थे, जिनके बॉक्स सूटकेस में ही थे। जैसे ही वो बॉक्स नजर आए तो अरुणिमा ने कहा, यही है। सब हैरान रह गए। पाखी ने कहा, लेकिन ये तो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। अरुणिमा ने कहा, अब झूठ मत बोलो, यह सब चुरा कर लाई हो और मम्मी का नाम ले रही हो। मम्मी को तुम्हें ये सब चुरा कर देने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम्हें है क्योंकि तुम्हारा पति तो तुम्हें ये सब लाकर नहीं दे सकता ना। कितना कमा लेता है जो ये सब लाकर दे देगा। अरे मांग नहीं सकती थी, अगर पसंद था चोरी करके क्यों ले आई? अब तो तुम अंदर जाओगी और मैं कुछ नहीं कर सकती। पाखी अपनी भाभी से रो रो कर गुजारिश कर रही थी, मगर अरुणिमा को इस पर तरस नहीं आया। वो उसे लॉकअप में डलवाकर लौट गई। लक्ष्मी के पति के एक दोस्त शहर के अच्छे वकील थे। उन्होंने ही आकर पाखी की जमानत करवाई। विशाल को पाखी पर गुस्सा आ रहा था। उसने घर आकर कहा, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी पाखी, अब कभी तुम्हारे घर पैर भी नहीं रखूंगा। पाखी बैठी रो रही थी। इस सब के बाद लक्ष्मी जाने लगी तो पाखी ने माफी मांगी और कहा, दीदी आज आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरी भाभी ने तो मुझे जेल में डाल ही दिया था, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। वो जेवर मेरी माँ ने ही दिए थे। लक्ष्मी ने कहा, भाभी मैंने आपसे उस दिन कहा था कि ऊपर वाला सब हिसाब करता है। आज सब बराबर हो गया, मैं चलती हूँ।
पाखी ने उसे रोकने के लिए बहुत जिद की, मगर वो नहीं रुकी और ना ही उसने पाखी को माफ किया। प्राची ने अपने ससुर से भी माफी मांगी। उसे आज अपनों की समझ आ गई थी, ससुराल ही अपना परिवार होता है। तारा जी की कही गई ये बातें आज उसे याद आ रही थी। दिवाकर जी भी माफ नहीं करना चाहते थे, मगर दोनों उनके कदमों से लिपट गए थे। तारा जी के कहने पर उन्होंने माफ कर दिया, मगर फिर से ऐसा ना करने का वचन ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।